ये कहानी बुक बाउंड नोवेल स्टोरी की है और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज़ दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। जो अलर्ट इसमें थोड़ी एडल्टर का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों इससे दूर रहे। आप लोग अभी डोरामो नया मोटू पतलू देख कर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज़ हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर यह मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 11, बड़े दिग्गज बिग शॉट्स। ये लड़का, ये तो उत्तराखंड समूह से है और यह कोई मामूली आदमी नहीं। ये तो सचमुच का बड़ा दिग्गज है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि इसके पास वो सारे आधिकारिक दस्तावेज हैं जो खरीदे भी नहीं जा सकते, और इसीलिए यह इतना निडर है। आलोक शर्मा की नाक और माथे पर पसीना आ गया। उसका माथा तेल की तरह चमक रहा था। लेकिन उत्तराखंड समूह का आदमी यहाँ आकाशवाणी मीडिया में क्या कर रहा है? क्या निखिल मूल ल्यूजन को इस बारे में पता है? आलोक ने सहज रूप से निखिल की ओर देखा, जिसने भय से भरे चेहरे से उसे वापस देखा, मानो वह अचानक पागल हो गए किसी व्यक्ति को देख रहा हो। आलोक निखिल के बारे में कोई राय नहीं बना सका, मगर प्रकाश मूल बाई शॉशेंग की पहचान असली होनी चाहिए। वह आंतरिक समूह का पैटर्न आम आदमी को तो उसे देखने का मौका भी नहीं मिलता, नकल करना तो दूर की बात है। यह उत्तराखंड समूह के अधिकार का प्रतीक था। और इससे भी ज्यादा भयानक एक और बात थी। आलोक की कंपनी में निवेश करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड समूह की एक सहायक कंपनी का अध्यक्ष उसका कॉलेज का सहपाठी था। एक निजी मुलाकात के दौरान आलोक ने उसे खूब शराब पिलाई और कई गुप्त बातें निकलवा लीं। उनमें से एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। उत्तराखंड समूह के भीतर एक खुफिया चर्चा चल रही थी। हमेशा एक रहस्यमय निरीक्षण दल होता था जो सीधे समूह के सर्वोच्च नेतृत्व को रिपोर्ट करता था। वे दुनिया भर में उत्तराखंड समूह के विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए गुप्त एजेंटों की तरह थे। वे न अपने आने की घोषणा करते थे, न ही प्रभारी प्रबंधकों से संपर्क करते थे। इन लोगों में बूढ़े, युवा, यहाँ तक कि महिलाएं और हाल ही में स्नातक हुए लोग भी शामिल थे। वे कोई निशान नहीं छोड़ते थे, लेकिन अपवाद के बिना सभी के पास समूह का एक विशेष पहचान पत्र होता था। वे कंपनियों और साझेदार इकाइयों के निचले स्तर में घुसपैठ करते थे, जानकारी जुटाते थे, कंपनी की स्थिति का आकलन करते थे और सीधे समूह के सर्वोच्च स्तर को रिपोर्ट करते थे। कहा जाता था कि हर साल उत्तराखंड समूह में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित सीईओ और बड़े बॉस अचानक हटा दिए जाते थे। ये आदेश सर्वोच्च स्तर से आते थे और आकलन इन्हीं निरीक्षण दल की रिपोर्टों पर आधारित होता था। प्रकाश, कहीं यह उत्तराखंड समूह के निरीक्षण दल से तो नहीं है? जितना ज्यादा आलोक ने सोचा, उतना ही उसे विश्वास होता गया कि उसने सही अनुमान लगाया है। वह उत्तराखंड समूह के विशाल सिस्टम में शामिल होने वाला है, ये निश्चित रूप से एक आकलन है। अगर मैं इसे ठीक से नहीं संभाल पाया तो मेरा काम तमाम। हजारों विचार एक पल में आलोक के दिमाग में घूम गए। वह अनगिनत संभावनाओं पर विचार कर रहा था। उसकी पूंजी श्रृंखला पहले से ही संकट के कगार पर थी और उसे निवेश की सख्त जरूरत थी। अगर उत्तराखंड समूह ने निवेश नहीं किया, आलोक आगे सोचना भी सहन नहीं कर सका। उसकी पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी और माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें फूट पड़ी थीं। ये प्रकाश, ये तो मेरे अपने पिता जैसा है। आलोक के चिकने चेहरे ने चापलूसी भरी मुस्कान बनाने के लिए जोर लगाया। अब जो कोई भी प्रकाश को छूने की हिम्मत करेगा, वह उसकी नींव खोद रहा है, उसके जीवन को खतरे में डाल रहा है। जब तक प्रकाश खुश रहेगा, वह घुटने टेकने को भी तैयार हो जाएगा। प्रकाश ने आलोक के चेहरे पर विनम्र मुस्कान देखी और वह खुद भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने हाथ में पहचान पत्र सहलाया और दबे पांव निगल गया। क्या ये चीज़ सच में इतनी ताकतवर है? भविष्य में जब मैं अन्य सहायक कंपनियों में जाऊंगा, अगर कोई मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं बस उन्हें ये दिखा दूंगा। प्रकाश पूरी तरह से निश्चिंत महसूस कर रहा था और उसने कार्ड को वापस जेब में रख लिया। बेटा हुआ बेकाबू। पिताजी, आपको क्या हो गया है? अभय मूल आइवन ने अपनी तंद्रा से बाहर निकलते हुए आश्चर्य से कहा। अजीब, बहुत अजीब। प्रकाश ने कौन सा जादू कर दिया? ये कार्ड दिखाने के बाद उसके पिता अचानक ऐसे क्यों बदल गए? तुमने क्या किया है, कमीने? अभय दहाड़ा और प्रकाश की ओर लपका।
धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ ने अभय को वहीं 2 बार घुमा दिया और उसकी गाल तुरंत एक फूले हुए गुलाब जामुन की तरह सूज गई। ओह, तू तो छोटा जानवर है, क्या कर रहा है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? आलोक ने अपनी गाजर जैसी मोटी उंगली अभय की ओर तान दी, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। क्या ये वही आलोक जी थे जो अपने बेटे की हद से ज्यादा सुरक्षा करते थे? पिताजी, अभय ने डर से अपना चेहरा ढांक लिया, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने आलोक का इतना क्रूर रूप पहले कभी नहीं देखा था। छोटे आलोक जी, आप बहुत ढिठाई कर रहे हैं, सूनर और लेटर यूल गेट इनटू ट्रबल। प्रकाश ने अभय की ओर देखा। आलोक का मोटा चेहरा कांप उठा, उसकी आंखों में पल भर के लिए दर्द झलका, लेकिन वह क्रूरता से ढंक गया। तू छोटा जानवर है, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे बिगाड़ दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की, किसी को घुटने टेकने के लिए कहने की? क्या तू मेरे खिलाफ हो गया है? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? आलोक आगे बढ़ा, बिना किसी स्पष्टीकरण के। उसका हाथ एक बड़े चाप में घूमा और बार बार अपने ही बेटे के चेहरे पर वार करने लगा। अभय एक कत्ते हुए सुअर की तरह चीख उठा, और कुछ ही पल बाद केवल कराहें ही बची, क्योंकि वह पिट पिटकर एक सूजी हुई गठरी बन गया था। निखिल, संगीता, मूल, जू फैंग और उपनिदेशक पंकज सभी हक्के बक्के थे, डर के मारे एक तरफ छिपे हुए थे, आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार अभय बेहोश हो गया। तभी आलोक रुका, रोने से भी बदतर तरीके से हंसा, प्रकाश की ओर मुड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना अनुशासन के आफत आएगी। मुझे वापस जाक रय से सबक सिखाना पड़ेगा। दरअसल हमारा परिवार आमतौर पर ऐसा नहीं है। इस बच्चे को शायद किसी ने गुमराह कर दिया होगा, ऊल जुलूल बातें कर रहा था, बुरे काम कर रहा था। यह जरूर तुम होगी, तुम चालाक औरत। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। आलोक ने संगीता को घूर कर देखा, उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वह उसे निगल जाना चाहता हो। संगीता इतनी डर गई कि लगभग गिर पड़ी। अगर तुम दोबारा अभय के करीब जाने की हिम्मत की। आलोक की त्रिकोणीय आंखें धमकी भरे अंदाज में चमकीं। उसने बाकी बात नहीं कही, लेकिन संगीता को अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। अहम, बस। प्रकाश 2 बार खांसा, उसे उम्मीद नहीं थी कि आलोक इतना उत्तेजित हो जाएगा। आलोक ने अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा, अभी भी वह विनम्र मुस्कान पहने हुए था। आइए, एक बात करने के लिए थोड़ा किनारे चलते हैं। प्रकाश ने अपने हाथ से इशारा किया। आलोक कमर झुकाकर उत्सुकता से उसके पीछे चला गया। बड़े दिग्गज का आदेश। दोनों आदमी कमरे के एक कोने में गए, फुसफुसा रहे थे जबकि निखिल और बाकी लोग डर से देख रहे थे। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। आलोक कभी एक पागल कुत्ते की तरह तो कभी एक चापलूसी करने वाले की तरह था, जिससे बाकी सबका दिमाग घूम गया था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? प्रकाश ने आलोक की ओर देखा। मैं जानता हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आलोक, जो चालाक लोमड़ियों में से भी एक धूर्त लोमड़ी था, तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। प्रकाश बहुत खुश हुआ, उसने उसके कंधे पर थपथपाया। इस हाव भाव ने बड़े बॉस को अविश्वसनीय रूप से सम्मानित महसूस कराया। यह एहसास कितना रोमांचक था। प्रकाश संतुष्ट था। आपको मेरे छोटे से घर को एक साधारण भोजन के लिए सम्मानित करना होगा, अगर मेरे बेटे ने आपको ठेस पहुंचाई है। आलोक ने बेचैनी से कहा। प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा, अभय की बुरी तरह पिटाई की गई थी। आलोक ने सचमुच अपना हाथ नहीं रोका था। कोई बात नहीं, वह सब बीती हुई बात है। आप कितने महान हैं, कितने उदार हैं। आलोक ने राहत की सांस ली, उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। मेरा काम यहाँ भी समाप्त हो रहा है, अब मेरे जाने का समय है, प्रकाश ने कहा। लेकिन एक भोजन, आलोक ने उत्सुकता से कहा। प्रकाश ने अपना हाथ हिलाया और आलोक तुरंत शांत हो गया। प्रकाश ने निखिल की ओर देखा, जो उसका अपना बॉस था और उसे चिंता से देख रहा था। उसकी आंखें खुश करने की कंफ्यूज इच्छा से भरी थीं। प्रकाश ने जमीन पर पड़े प्रमोद मूल, जो टियनशेंग की ओर देखा। निखिल, हालांकि एक अच्छा बॉस नहीं था, उसने कभी भी उसे कम वेतन नहीं दिया था। लेकिन प्रमोद अलग था। आलोक जी, मुझे आपसे एक आखिरी मदद चाहिए। प्रकाश ने प्रमोद की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आप इसका ध्यान रख सकते हैं? आलोक चौंक गया, फिर उसकी आंखें मशालों की तरह जल उठीं। जरूर, चिंता मत करो, मैं इस आदमी को बाद में अपनी कंपनी ले जाऊंगा और इसे एक उपनिदेशक बना दूंगा। फिर
मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी जिसने अपने ही बेटे को बेरहमी से पीटा था, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। प्रकाश पहले ही प्रमोद का भविष्य देख सकता था। वह काफी संतुष्ट था और शान से चला गया। मैं जा रहा हूं, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किसी ने भी उसे विदा करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 12। तुम झूठे हो। यू आर अ लायर। होटल से बाहर निकलकर हरियाली मार्ग पर चलते हुए प्रकाश मूल बाई शॉशेंक ने आसमान की ओर देखा। आसमान नीला था। उसने पेड़ों को देखा, पेड़ हरे थे। सामने से आती हवा गर्म और सुखद थी। वह आज़ाद था। प्रकाश ने राहगीरों की हैरान नज़रों के बीच अपने हाथ फैलाए और इस लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता को गले लगा लिया। इस सुखद एहसास से बाहर निकलने में उसे थोड़ा समय लगा। कमल मूल रेड लोटस, मेरे लिए इस शहर में उत्तराखंड समूह मूल जेम्बे ग्रुप की कोई बड़ी सहायक कंपनी चुनो, प्रकाश ने निर्देश दिया। आखिरकार वह उत्तराखंड समूह में अपना पहला कदम रखने वाला था। ठीक है, कमल ने तुरंत जानकारी व्यवस्थित की और उसे प्रकाश के दिमाग में डाल दिया। ये कंपनी भी उत्तराखंड ध्वज के अधीन है। प्रकाश को कुछ आश्चर्य हुआ। तो फिर वहीं चलते हैं। शताब्दी निर्माण रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड मूल सेंचुरी कंस्ट्रक्शन, ये तीरंदाज नगर मूल टियन्नन सिटी के प्रमुख रियल एस्टेट उद्यमों में से एक थी। हो सकता है मुझे वहां मैनेजर या उससे भी ऊंचा पद मिल जाए। देखता हूं क्या यह मेरे लिए सही है। महाप्रबंधक का सिरदर्द। शताब्दी निर्माण जाते समय प्रकाश ने दोपहर का भोजन किया और एक बार फिर कंपनी की जानकारी से परिचित हुआ। शताब्दी निर्माण का मुख्यालय शताब्दी भवन। महाप्रबंधक का कार्यालय। एक गरिमामय और अधिकारपूर्ण अधेड़ व्यक्ति एक रिपोर्ट देखते हुए अपनी कनपटियों की मालिश कर रहा था। वह अपना अच्छा ख्याल रखता था और लगभग 50 का होने के बावजूद 40 से थोड़ा ही ऊपर दिखता था। उसकी थकी हुई आंखों में चालाकी की एक झलक थी। ये शरद वर्मा मूल शैंक वेंशु शताब्दी निर्माण का महाप्रबंधक था। इस समय शरद को सिरदर्द महसूस हो रहा था। नीतिगत कारक, बाजार की स्थितियां और मजबूत प्रतिस्पर्धियों के कारण इस साल कंपनी का प्रदर्शन कम रहा। हालांकि शरद अधेड़ था, फिर भी वह उत्साह से भरा हुआ था और ऊंचाई पर चढ़ने तथा आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता था। दुर्भाग्य से उसी समूह से संबंधित कई आसपास के शहरों में रियल एस्टेट कंपनियों ने उससे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिससे वह पीछे छूट गया। इसके अलावा समूह के भीतर उसके व्यक्तिगत संपर्क मजबूत नहीं थे, जिससे समूह के रियल एस्टेट व्यवसाय के क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर पदोन्नत होने का उसका सपना टूटता हुआ लग रहा था। वास्तव में शताब्दी निर्माण के भीतर भी उसका पूरा अधिकार नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल क्षेत्रीय प्रबंधक का पद, बल्कि महाप्रबंधक के रूप में मेरी वर्तमान स्थिति भी खतरे में है। शरद ने खुद से बड़बड़ाया, अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर समूह के भीतर मेरे संपर्क होते, मेरी आवाज होती, तो शायद बदलाव का कोई मौका होता। दुर्भाग्यवश। उद्धरण चिन्ह। अत्यधिक अनिच्छा के साथ शरद केवल एक लंबी आह भर सका। नकली पहचान या असली रिश्तेदार। शताब्दी भवन, पहली मंजिल का लॉबी, रिसेप्शन डेस्क। एक सुंदर लड़की, कीर्ति मूल चैन के सीधी बैठी अपने कंप्यूटर को देख रही थी। वह शताब्दी निर्माण के मुख्यालय में रिसेप्शनिस्ट थी। दोपहर के भोजन का समय अभी अभी बीता था, आगंतुकों के लिए सबसे शांत समय, और कीर्ति इस शांति का आनंद ले रही थी। हालांकि उसे काफी नींद आ रही थी और वह उबासी ले रही थी। तभी उसने देखा कि एक उत्साही युवक काउंटर के बाहर खड़ा था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब आया। आप किससे मिलना चाहते हैं? कीर्ति चौंक गई, तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आने वाला व्यक्ति प्रकाश था। मैं आपके महाप्रबंधक शरद वर्मा से मिलने आया हूं, प्रकाश ने विनम्रता से कहा। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। तो मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। कीर्ति ने सिर हिलाया, सपाट रूप से मना कर दिया। शायद आप यह उनके लिए दे सकती हैं। प्रकाश ने अपना पहचान पत्र निकाला, पूरी आत्मविश्वास के साथ उसे कीर्ति को दिखाया। सर, हम शॉपिंग कार्ड प्रमोशन स्वीकार नहीं करते। कीर्ति हैरान रह गई, फिर उसके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। सुरक्षाकर्मी ने किसी को भी अंदर कैसे आने दिया? और तुम, एक विक्रेता, शरद जी से मिलना चाहते हो? पहचान का ड्रामा। प्रकाश चौंक गया। उसने सोचा था कि उसका सर्वव्यापी पहचान पत्र एक रिसेप्शनिस्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इसे सेल्स कार्ड समझ लिया गया।
ऐसा लगा कि यह कार्ड केवल पर्याप्त रैंक वाले लोगों के साथ ही काम करता था। प्रकाश को यह एहसास हुआ और फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही, आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं। दरअसल मैं शरद जी का रिश्तेदार हूँ। मैं तो बस अभी आपकी परीक्षा ले रहा था। शरद जी का रिश्तेदार? कीर्ति ने संदेह से प्रकाश को देखा, वह स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय थी। उन्हें फ़ोन करो, वह मुझसे ज़रूर मिलेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम सुरक्षाकर्मियों को बुला सकती हो, प्रकाश ने ईमानदारी से कहा। लेकिन अगर तुमने ये कॉल नहीं किया और उन्हें गुस्सा आया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। प्रकाश ने विश्वास से बात की जैसे वह सच कह रहा हो। कीर्ति अचानक थोड़ी घबरा गई। हाल ही में शरद जी का मिजाज बहुत अच्छा नहीं था। तुम मुझसे झूठ मत बोलना, कीर्ति ने धमकी दी प्रकाश को तेजी से देखते हुए, और फिर उसने वास्तव में फ़ोन उठा लिया। हेलो, मैं शरद वर्मा बोल रहा हूँ। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया और शरद की आवाज़ में अधिकार का एक स्वर था जिसमें चिढ़ की एक झलक मिली हुई थी। कीर्ति तुरंत तनावग्रस्त हो गई। शरद जी, कोई प्रकाश आपसे मिलने आया है, वह कहता है कि वह आपका रिश्तेदार है, कीर्ति ने कहा। जब वह कॉल पर थी, प्रकाश ने उसके बगल में अपना नाम फुसफुसाया। प्रकाश। लाइन के दूसरी ओर थोड़ा विराम था। वह कौन है? मेरा प्रकाश उपनाम से कोई रिश्तेदार नहीं है। एक पल में कीर्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उसने क्रोध से प्रकाश को घूर कर देखा। वह वास्तव में धोखा खा गई थी। उसे मेरे बारे में बताओ, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना पहचान पत्र दिखाते हुए। कीर्ति को लगा कि शरद का गुस्सा भड़कने वाला है। कुछ घबराकर उसने अनजाने में प्रकाश के सुझाव का पालन किया। वह एक कार्ड पकड़े हुए है, गहरे सोने के रंग का, जिस पर एक अजगर और एक शेर है, और हमारे उत्तराखंड समूह का लोगो भी है। महाप्रबंधक का दौड़ना। फोन के दूसरी ओर एक भयानक चुप्पी थी। फिर अचानक एक स्नैप की आवाज़ आई, जैसे किसी ने रिसीवर पटक दिया हो। कीर्ति लगभग डरकर रोने लगी। कैसा रहा? प्रकाश ने पूछा। तुम सच में एक धोखेबाज हो, कीर्ति ने गुस्से से फ़ोन काट दिया, चिल्लाते हुए, सुरक्षाकर्मी, इस आदमी को बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश भी चौंक गया। अरे अरे, उसने चीख से क्या कहा? उसे फिर से फ़ोन करो, मैं उससे बात करूंगा। कीर्ति ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। क्या वह उन्हें बेवकूफ़ दिखती थी? अगर वह नीचे नहीं आते तो मैं उन्हें ढूंढने ऊपर जाऊंगा, प्रकाश ने जल्दी से कहा, ये देखकर कि सुरक्षाकर्मी वास्तव में उनकी ओर आ रहे थे। कीर्ति का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। शरद जी तुम्हारे लिए नीचे आएंगे। तुम उनके पास ऊपर जाओगे। तुम वास्तव में मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हो, तुम कमीने धोखेबाज। और सुरक्षाकर्मी बुलाओ, कीर्ति ने गुस्से में चिल्लाया। सुरक्षाकर्मियों ने जल्दी से प्रकाश को घेर लिया और वह घबराने लगा। सब रुक जाओ। उसी पल एक आदेशात्मक आवाज़ गूंजी जो अधिकार से भरी हुई थी। कीर्ति और सुरक्षाकर्मी मुड़े और चौंक गए। वहां लिफ्ट के पास शरद वर्मा दौड़े आ रहे थे। महाप्रबंधक, वह गरिमा में अधेड़ व्यक्ति, विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने वाले शरद जी दौड़ते हुए आ रहे थे। कीर्ति ने आंखें फाड़कर देखा। उसे महसूस हुआ कि ये दृश्य कितना अविश्वसनीय है। पलक झपकते ही शरद जी रिसेप्शन तक दौड़कर आ गए थे, यहाँ तक कि थोड़ी सांस भी फूल रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं। उनकी सामान्य शांति, जो पहाड़ जैसी ठोस थी, गायब हो चुकी थी। क्या ये तुम हो? शरद ने अपने आसपास वालों की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी निगाहें एकमात्र अपरिचित चेहरे पर टिका दी और कांपते हुए आवाज़ में पूछा। प्रकाश ने सिर हिलाया। मुझे देखने दो। शरद का कंठमणि ऊपर नीचे हुआ। उसने उत्सुकता से कहा, उसकी आंखों में अपेक्षा झलक रही थी। प्रकाश जानता था कि वह क्या पूछ रहा है और उसने अपना पहचान पत्र निकाला। शरद ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि ध्यान से उसे बार बार जांचा। कृपा करके मेरे कार्यालय में आओ, हम आराम से बातचीत करें, शरद उत्साह से भरे हुए मुस्कुराए। प्रकाश ने विनम्रता से सिर हिलाया, अपना कार्ड जेब में रखा और शरद के पीछे लिफ्ट की ओर चल दिया। जाने से पहले प्रकाश ने कीर्ति की ओर मुस्कुराकर देखा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, प्रकाश ने अपने होठों से कहा। कीर्ति वहीं हक्की बक्की खड़ी रही, दोनों को जाते हुए देखती रही। बहुत देर बाद वह होश में आए, अविश्वास से अपने बगल के सुरक्षाकर्मी की ओर मुड़ी, अभी भी सदमे में थी, और कहा, अभी अभी शरद जी खुद नीचे आए थे इसे ऊपर निमंत्रित करने के लिए।
अध्याय 13 कनिष्ठ कर्मचारी बनना बीइंग अ जूनियर स्टाफ। शरद वर्मा मूल शैंक वेंशु प्रकाश मूल बाई शॉशेंग के साथ कॉर्पोरेट कार्यकारी निजी लिफ्ट से गए। लिफ्ट के अंदर दोनों ने केवल संक्षिप्त और अनौपचारिक बातचीत की। शरद ने ऊपर से शांति बनाए रखी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं से उबल रहा था। आश्चर्य और हैरानी का मिश्रण था। वह मामूली आलोक शर्मा मूल आइशिली से कहीं ज्यादा समझदार था। प्रकाश का पहचान पत्र केवल निरीक्षण दल के उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि वह उच्च स्तर का था, और अगर वह निरीक्षण दल से संबंधित था तो वह निश्चित रूप से एक उच्च पदस्थ सदस्य था। शरद खुद को रोक नहीं पाया और प्रकाश को एक और नज़र से देखा, मन ही मन वाह करता रहा। कॉर्पोरेट के उच्च अधिकारी सचमुच कुशल हैं। कौन सोच सकता था कि इतना युवा व्यक्ति कंपनी में इतना बड़ा दिग्गज होगा। उद्धरण बिना पहचान पत्र के वह निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता। ये ठीक यही असंभावित छवि थी जो निरीक्षण दल को हर जगह घुसपैठ करने की अनुमति देती थी, जिससे कॉर्पोरेट उच्च अधिकारी सबसे प्रामाणिक स्थितियों को समझ पाते थे। अविश्वसनीय। अपनी प्रशंसा के अलावा शरद अत्यधिक उत्साहित भी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि निरीक्षण दल का कोई व्यक्ति, खासकर इतने उच्च स्तरीय पहचान पत्र वाला, उससे मिलने और अपनी पहचान बताने की पहल क्यों करेगा। ये निरीक्षण दल के लिए सामान्य नहीं था, लेकिन चूंकि वे उसे बताने को तैयार थे, तो यह एक संकेत हो सकता है। ये दिखा सकता है कि निरीक्षण दल शरद वर्मा को जानता था, और यह कदम संभावित रूप से भरोसे का संकेत दे सकता था। या यहाँ तक कि निरीक्षण दल उसे दूसरों की जांच के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो। ये व्यक्ति उद्धरण शरद की आंखें हल्की सी चमक उठीं। शताब्दी निर्माण का उप महाप्रबंधक विपिन मूल वैंग ये, जिसका हमेशा उससे झगड़ा रहता था, अगर वह सिर्फ एक सहायक कंपनी का उप प्रबंधक होता तो बात और होती, लेकिन इस उप प्रबंधक के पास समूह के भीतर भी समर्थक थे। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल थोड़े ही समय में शरद ने प्रकाश के आने का एक उद्देश्य पूरी तरह से निकाल लिया था। चाहे इसका निशाना विपिन हो या नहीं, यह एक अवसर था। मेरे लिए, शरद वर्मा के लिए, ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। उद्धरण शरद की नज़र प्रकाश पर और भी तेज हो गई। ये पहचान पत्र सचमुच काम आया। प्रकाश शरद के चालाक दिमाग की दौड़ से अनजान था। वह अपने पहचान पत्र से काफी संतुष्ट था। परियोजना पर नियुक्ति। कार्यालय पहुंचने पर शरद ने पहल करके चाय बनाई, प्रकाश को अपनी खजाने जैसी उच्च गुणवत्ता वाली पत्तियां परोसीं। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद प्रकाश काफी सीधा था और शरद में कोई दिखावा नहीं था। वे अच्छी तरह से घुल मिल गए। शरद जी, कृपया औपचारिकता न रखें। बात यह है कि मुझे वास्तव में आपसे एक मदद चाहिए। प्रकाश ज्यादा आतिथ्य सहन नहीं कर सका और उसने सीधा बोलने का फैसला किया, मैं बस यहाँ एक कर्मचारी बनना चाहता हूँ, अधिमानतः एक परियोजना पर। मुझे कुछ समय तक रहना है। ओह, शरद की आंखें झपकी, उसकी मुस्कान दयालु थी। मैं समझ गया। शायद निरीक्षण दल, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट उच्च अधिकारी, न केवल किसी की जांच करना चाहते थे, बल्कि मेरी क्षमताओं का भी आकलन करना चाहते थे। शरद का दिल गर्म हो गया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा, सोचने का दिखावा करते हुए। शताब्दी निर्माण की कई परियोजनाएं थीं, लेकिन सबसे उपयुक्त वह थी। आप किस तरह के पद का अनुभव करना चाहते हैं? शरद ने मुस्कुराते हुए पूछा। शरद जी, बस मुझे एक नियमित कर्मचारी मानिए, अभी से शुरू करके मुझे एक साधारण मामूली कनिष्ठ कर्मचारी मानिए, प्रकाश ने कहा। कितना ईमानदार व्यक्ति। शरद ने सिर हिलाया। ठीक है, तो हम अपनी भूमिकाओं में ढल जाएंगे। मैं तुम्हें केवल प्रकाश कहूंगा। इस तरह दूसरों को संदेह नहीं होगा। जरूर, प्रकाश तुरंत सहमत हो गया। प्रकाश, तब तुम दक्षिण नगर में त्रिवेणी प्लाजा जाओगे। यह 1 लाख वर्ग मीटर का शॉपिंग सेंटर है। निर्माण अभी अभी समाप्त हुआ है और यह वर्तमान में अपने भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं, प्रकाश ने जवाब दिया। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? शरद थोड़ा झिझका, फिर एहसास हुआ और खड़ा हो गया। मुझे भी वहां जाना है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। धन्यवाद शरद जी, प्रकाश ने विनम्रता से कहा। एक नई चाल। सिर्फ 20 मिनट में बैठक समाप्त हो गई, लेकिन दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट थे। मुस्कुराहट और हंसी के साथ कार्यालय छोड़कर लिफ्ट से नीचे उतरते हुए फ्रंट डेस्क पर कीर्ति मूल चैन के एक करीबी सहकर्मी के साथ शरद जी के रिश्तेदार के बारे में चर्चा कर रही थी, जब उसने अचानक शरद वर्मा और प्रकाश
श को बगल बगल चलते हुए देखा, बातचीत करते और हंसते हुए वे पास आ रहे थे। कीर्ति और उसकी सहकर्मी ने जल्दी से सीधे बैठ गईं जब उन्होंने शरद को उसका अभिवादन करते हुए सुना। कीर्ति, मैं त्रिवेणी प्लाजा जा रहा हूँ। पुरानी गाड़ियों को बता दो कि मैं कार ले जा रहा हूँ, उसने कहा। पुरानी गाड़ियाँ शरद जी के ड्राइवर थे। शरद जी उन्हें बुला नहीं रहे थे, क्या वह खुद ड्राइव करने की योजना बना रहे थे? कीर्ति ने जल्दी से स्वीकृति में सिर हिलाया। क्या ये व्यक्ति शरद जी के साथ जा रहा है? कीर्ति ने प्रकाश को तब तक देखा जब तक वे इमारत से बाहर नहीं निकल गए और कार में बैठ गए। उसे आश्चर्य हुआ कि शरद वर्मा ने ड्राइवर की सीट ली, उस व्यक्ति के लिए ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। कीर्ति खुद को निगलने और अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ने से नहीं रोक पाए। त्रिवेणी प्लाजा, वह जल्दी से शौचालय की ओर भागी। अंदर, उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। त्रिवेणी प्लाजा का तूफान। त्रिवेणी प्लाजा विपणन केंद्र, बड़ा सम्मेलन कक्ष। लगभग 1 दर्जन लोग, सभी अलग अलग भावों के साथ, सम्मेलन मेज के चारों ओर बैठे थे। बैठक तत्काल बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता एक अच्छे दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति ने की। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक असाधारण रूप से बड़े और सफ़ेद सामने के दांतों की एक जोड़ी दिखाई दी। वह विशाल मूल चैन जॉन्शी त्रिवेणी प्लाजा के परियोजना प्रबंधक थे और उनका एक कुख्यात उपनाम था, विशाल दंत। उस समय विशाल दंत लाल आंखों के साथ मेज पर जोर से हाथ मारा और लोगों को डांटा, मेज पर पड़ी रिपोर्टों की ओर इशारा करते हुए। ये देखो, ये तुम्हारे काम का नतीजा है। क्या तुम चीज़ों को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो? वह गर्जा। विपणन विभाग, क्या ये तुम्हारी योजना है? क्या तुम प्रतिबंधित और वर्जित शब्दों के बारे में जानते हो? राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अपडेट होने के 1 महीने बाद तुम ऐसी सामग्री कैसे बना सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारी परियोजना पर जुर्माना लगे? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसका इस्तेमाल मत करो। निवेश विभाग, ये तुम्हारी हाल की उपलब्धियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम सब बस मज़े कर रहे हो? सज्जनों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, कृपया थोड़ी मेहनत करो। क्या हम साल के अंत तक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं या नहीं? संपत्ति प्रबंधन, क्या तुम देखना चाहते हो कि यहाँ कितनी शिकायतें जमा होंगी? एक परियोजना प्रबंधक के रूप में, क्या मुझे भी इन मामूली मामलों से निपटना होगा? उद्धरण चिन्ह। और प्रशासनिक विभाग, विशाल दंत चाहते थे कि वह इन लोगों को बाहर खींचकर एक एक करके फांसी दे दे। विभिन्न विभागों के प्रमुख सभी झुके हुए थे, अपनी नोटबुक में गुस्से से लिख रहे थे। वे क्या लिख रहे थे, यह कोई नहीं जानता था। विशाल दंत के विपरीत, परियोजना के उप महाप्रबंधक नीरज मूल लीमंडिंग का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पानी पिया। कप की ओट में उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़े। संघर्ष के बीच, विशाल दंत ने अपनी तीखी आलोचना समाप्त करने के बाद अपने हाथ में रिपोर्ट को मेज पर दे मारा और नीरज को एक ठंडी, तेज नज़र से देखा। इन सभी समस्याओं का कारण इस नीरज जी से गहराई से जुड़ा हुआ था। अन्यथा ये लोग कभी भी इतने साहस से गैर पेशेवर नहीं होते। अगर चीज़ों को स्पष्ट किया जाता तो ये साफ हो जाता कि विशाल दंत को अपनी स्थिति शताब्दी निर्माण के महाप्रबंधक शरद जी के कारण मिली थी, जबकि नीरज उप महाप्रबंधक विपिन का आदमी था और विपिन की नज़र शरद जी के पद पर थी। जब बड़े दिग्गज लड़ रहे थे तो छोटे लोग बीच में फंस गए। हाल ही में अफवाहें थीं कि उप महाप्रबंधक विपिन कॉर्पोरेट स्तर पर बहुत सक्रिय थे, जिसके कारण उनके लोग अधिक से अधिक साहसी होते जा रहे थे। शताब्दी निर्माण की एक मुख्य परियोजना के रूप में त्रिवेणी प्लाजा स्वाभाविक रूप से इस तूफान का खामियाजा भुगत रहा था। ये सब विशाल दंत के लिए सिरदर्द पैदा कर रहा था। शांत हो जाओ, विशाल। हर कोई हाल ही में व्यस्त और थका हुआ है। इसके अलावा काम पर गलतियां हर कोई करता है, नीरज ने कहा, जो 40 से ज़्यादा का नहीं था लेकिन ऐसा बोलता था जैसे वह कहीं ज़्यादा अनुभवी हो। उसके शब्दों ने अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लोगों को उसके प्रति अतिरिक्त निकटता महसूस कराई। ये किस तरह की बात है? क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गड़बड़ी की जा सकती है? जब कोई समस्या होती है तो कौन जिम्मेदार होता है, मैं या तुम? विशाल दंत ने गुस्से में पलटवार किया। बेशक उच्च पद वाला जिम्मेदारी लेता है। नेताओं के रूप में हमें कार्यभार संभालने की क्षमता होनी चाहिए, अगर नहीं तो उस पद पर रहने का क्या फ़ायदा? नीरज ने ठोकर मारी। मेरा पद यहाँ सबसे ऊंचा है। क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि मैं दोष लूं? अचानक
दरवाज़ा ताकत से धकेलकर खोल दिया गया। शरद वर्मा कार्यालय में दाखिल हुए, उनका चेहरा अशुभ रूप से अंधेरा था। अध्याय 14, धूर्त लोमड़ी, दी ओल्ड फॉक्स। प्रकाश मूल, बाई शॉशेंग, शरद वर्मा मूल, शैंक वेंशु के पीछे पीछे बड़े सम्मेलन कक्ष में गया। वह शरद वर्मा के गुस्से को महसूस कर सकता था, जो फटने वाले एक ज्वालामुखी जैसा था। रास्ते में शरद ने आत्मसंतुष्टि के साथ प्रकाश के सामने परियोजना विपणन टीम की खूब तारीफ की थी। आखिरकार एक कुलीन थी। बनाना प्रतिभाओं को पहचानने में तेज दिमाग का प्रतिनिधित्व करता था, और यह एक नेता के रूप में शरद के लिए गर्व का स्रोत भी था। प्रकाश ने अपनी यात्रा के दौरान शरद के विवरणों के आधार पर एक ऐसी टीम की कल्पना की थी जो परिश्रमी, बुद्धिमान, एकजुट और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब दोनों अभी बड़े सम्मेलन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने अंदर से विशाल दंत मूल चैनदया की गुस्से भरी फटकार सुनी, जिससे पता चला कि काम पूरी तरह से गड़बड़ था। ये तो खुलेआम अपमान था। शरद वर्मा, जो हमेशा शांत रहते थे और जिनकी भावनाएं शायद ही कभी प्रदर्शित होती थीं, वह भी भड़क उठे थे। महाप्रबंधक का रौद्र रूप। बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर परियोजना के पर्यवेक्षक महाप्रबंधक को देखकर जल्दी से खड़े हो गए। सभी अटेंशन की स्थिति में, कई अब अपनी पिछली आलसी आदतों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। नीरज मूल ली मंटिंग ने भी अपना अहंकार कम किया और अधिक विनम्र अभिव्यक्ति अपनाई। शरद जी। अभिवादनों के बीच शरद वर्मा ने उन सभी को नज़रअंदाज किया, सीधे विशाल दंत के पास गए, उसे एक तरफ धकेला और उसकी नाक की ओर इशारा किया। तुम किस तरह के परियोजना प्रबंधक हो, अयोग्य? विशाल दंत, अगर तुम लोगों को संभाल नहीं सकते तो अभी बाहर निकल जाओ। विशाल दंत चौंक गया और कुछ हैरान भी। बॉस का व्यवहार आज अजीब था। जब से वह अंदर आए थे, उनका गुस्सा भयानक था। पर्यवेक्षी नेता, उसे डांटते हुए उन्होंने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। आमतौर पर वह ही होते थे जो नीचे के इन अधीनस्थों पर गरजते थे। नीरज भी हैरान था। शरद वर्मा विशाल दंत को डांट रहे थे, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही डांट का निशाना उस पर था। शरद वर्मा पहले कभी इतने सीधे नहीं हुए थे। क्या वह कुछ करने की तैयारी कर रहे थे? नीरज ने चुपचाप खुद को संभाला, आने वाले तूफान के लिए तैयारी करते हुए। खुलकर हुआ टकराव। विशाल दंत को डांटने के बाद शरद वर्मा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ लग रहा था। वह चुप हो गए, उनका चेहरा अंधेरा था क्योंकि उनकी निगाहें सभी के चेहरों पर घूम गईं। जिन पर भी शरद वर्मा ने नजर डाली, वे सब मृत्यु की तरह शांत हो गए, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नीरज, परियोजना के उपप्रबंधक के रूप में तुम भी एक बड़े नेता हो। सीधे विभागों के आधे हिस्से का प्रबंधन कर रहे हो। कई लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद को मामलों से पूरी तरह से बाहर मत रखो। शरद वर्मा ने एक अर्थपूर्ण नज़र के साथ नीरज की ओर देखा। उनके शब्द भयंकर नहीं थे। नीरज को एक ठंडक महसूस हुई। जी, शरद जी, आप सही कह रहे हैं। नीरज ने अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उसकी आंखों में आज्ञाकारिता का कोई संकेत नहीं था। आखिरकार वह उप महाप्रबंधक विपिन का आदमी था और शरद वर्मा को रिपोर्ट नहीं करता था। शरद वर्मा ने फिर से उपस्थित लोगों का सर्वेक्षण किया। आप सभी उद्योग के कुलीन हैं, कई सालों, यहाँ तक कि एक दशक से अधिक के काम के अनुभव के साथ। क्या ये परियोजना वास्तव में इतनी मुश्किल है? मुझे पता है कि आप में से कुछ ने अफवाहें सुनी हैं, कह रहे हैं कि मेरी उप महाप्रबंधक विपिन से नहीं बनत। बड़ी ही कह रहे हैं कि विशाल दंत मेरा आदमी है और नीरज विपिन जी का आदमी है। तो आप गुटों में बंट रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और काम में देरी कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप शताब्दी निर्माण के लिए, उत्तराखंड समूह के लिए और इससे भी बढ़कर अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं, शरद वर्मा, आप सभी को गंभीरता से याद दिलाता हूं, हमारे उद्योग में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। शरद वर्मा के शब्द ईमानदार थे, फिर भी उनमें धमकी का एक अदृश्य स्वर था। इन शब्दों में बॉसों के बीच का टकराव काफी सीधा रखा गया था, जिससे विशाल दंत, नीरज और वहां मौजूद अन्य लोग कुछ हैरान थे। हालांकि गुटबाजी और आंतरिक कलह मौजूद थी, उन्हें खुले तौर पर स्वीकार करना बिल्कुल अलग बात थी। इसके अलावा ये शरद वर्मा ने खुद कहा था। मौजूद लोग खुद को चुपचाप एक दूसरे को देखने से नहीं रोक पाए, हर किसी के अपने विचार थे। कनिष्ठ कर्मचारी की भूमिका। प्रकाश चुपचाप देख रहा था।
एक पर्यवेक्षक के रूप में शरद वर्मा की फटकार सुनकर और सभी की प्रतिक्रियाओं को देखकर वह अपने दिमाग में चल रहे संबंधों को छान रहा था। यह एक सरल परियोजना नहीं है। उद्धरण, शायद ये बड़ी मुसीबत है। प्रकाश ने मन ही मन आह भरी शरद वर्मा को एक गहरी नज़र दी। क्या शरद वर्मा को वास्तव में नहीं पता था कि उसे यहाँ लाने से पहले यहाँ की स्थिति कैसी थी? और फिर भी उन्होंने पूरे रास्ते टीम की प्रशंसा की। सभी सक्षम व्यक्ति थे, फिर भी एक साथ वे एक अव्यवस्थित झुंड थे। शरद वर्मा जिस विरोधाभास की बात कर रहे थे उसका क्या अर्थ था? प्रकाश चुपचाप देखता रहा। उसके बाद शरद वर्मा अन्य चीज़ों के बारे में बात करने लगे जिसमें आलोचना और प्रोत्साहन दोनों शामिल थे, जो सभी अप्रासंगिक थे। मैं बस इतना ही कहूँगा, आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। विशाल दंत और नीरज को छोड़कर हर कोई जा सकता है। अंत में शरद वर्मा ने अपना हाथ हिलाया। लोग जल्दी से सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए जैसे उन्हें माफ़ी मिल गई हो। जिस क्षण शरद वर्मा ने प्रवेश किया, डांटते और डराते हुए, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। ये शरद जी तेज निर्णय और क्षमता के साथ काम करते हुए लग रहे थे। हालांकि इन प्रबंधकों के हैरान और चकित भावों को देखकर क्या ये शरद जी का अप्रत्याशित प्रदर्शन था? प्रकाश को ये काफ़ी दिलचस्प लगा। कुछ देर बाद कार्यालय में केवल शरद वर्मा, विशाल दंत, नीरज और प्रकाश ही बचे थे। शरद वर्मा की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, शांत और स्थिर, लेकिन जब उन्होंने प्रकाश की ओर देखा तो क्षमा का एक स्पष्ट संकेत था, जैसे इस अप्रत्याशित मोड़ से शर्मिंदा हों। प्रकाश हल्का सा मुस्कुराया। दोनों पुरुषों के बीच भावों का ये सूक्ष्म आदान प्रदान विशाल दंत और नीरज की नज़र से नहीं चूका, उनके दिमाग में विचारों को उत्तेजित कर रहा था। आज दोपहर मेरी एक और बैठक है, इसलिए मैं यहाँ आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शरद वर्मा ने प्रकाश की ओर इशारा किया और विशाल और नीरज स ए कहा, ये प्रकाश है, वह कुछ समय के लिए परियोजना के साथ रहेगा। विशाल दंत, तुम व्यवस्था कर देना। कौन सा पद, क्या कर्तव्य? विशाल दंत ने पूछा। नीरज ने भौहें सिकोड़ी। क्या वे अपना आदमी डालने जा रहे थे? अगर यह कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती तो वह सहमत नहीं होता। एक कर्मचारी। शरद वर्मा ने प्रकाश की ओर देखा। सिर्फ एक कर्मचारी? विशाल दंत भी कुछ हैरान था। उसने और नीरज ने एक ही तरह से सोचा था कि यह युवक शरद जी ने अपने लिए स्थापित किया एक सहायक था। नीरज को कमरे में रखना और बलपूर्वक व्यवस्था करना, विशाल दंत का परामर्श केवल एक प्रदर्शन था। लेकिन सिर्फ एक कर्मचारी? नीरज भी कुछ हैरान था। हालांकि भले ही वह सिर्फ एक कर्मचारी था, प्रकाश अनिवार्य रूप से शरद वर्मा के गुट का चिन्ह रखता था। ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे विदा करने की परेशानी न उठाएं, शरद वर्मा ने इशारा किया, खुद ही बाहर की ओर बढ़ते हुए। भले ही उन्होंने ऐसा कहा, क्या विशाल दंत और नीरज उन्हें विदा किए बिना रह सकते थे? वे उन्हें बड़े सम्मेलन कक्ष के प्रवेश द्वार तक एस्कॉर्ट किया, लेकिन शरद वर्मा ने उन्हें फिर से रोक दिया। उन दोनों को केवल शरद वर्मा को जाते हुए देखना पड़ा। धूर्त लोमड़ी की चाल। शरद वर्मा त्रिवेणी प्लाजा से बाहर निकले और केवल जब वह अपनी कार में बैठे तभी उन्होंने एक लोमड़ी जैसी मुस्कान का खुलासा किया। उन्होंने आज के प्रदर्शन में काफ़ी सोच विचार किया था, जिस कारण उन्होंने रिसेप्शन पर कीर्ति विशाल दंत की बहन का अभिवादन किया, वह इसलिए था क्योंकि वह विशाल दंत की बहन थी। अन्यथा विशाल दंत के सतर्क व्यक्तित्व के साथ वह अचानक बैठक क्यों बुलाता और अपना गुस्सा क्यों खोता, बस संयोगवश अचानक आने वाले शरद वर्मा द्वारा पकड़ा जाए। दुनिया में इतने संयोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा संयोग पूर्व चिंतन को दर्शाते हैं। विपिन, तुम्हारा अधीनस्थ बहुत घमंडी है और तुम्हारे लोग भी। इस बार जब निरीक्षण दल आएगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी को ध्यान मिले, शरद वर्मा ने गाड़ी चलाते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से महाप्रबंधक के रूप में मेरी स्थिति ले सकते हो? शरद वर्मा अपने चेहरे पर एक धूर्त लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ वहां से निकल गए। अध्याय 15। मैं इस काम में माहिर हूं, आई एम गुड एट दिस जॉब। तुम्हारा नाम प्रकाश मूल बाई शॉशेंग है ना? तुम पहले क्या काम करते थे? विशाल दंत मूल चैनदया ने प्रकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। इस व्यक्ति को खुद शरद जी मूल शैंक वेंशु ने भेजा था। सिर्फ इस वजह से विशाल दंत उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह उम्मीद कर रहा था कि पहले प्रकाश को एक महत्वपूर्ण पद पर रखेगा और बाद में उसे पदोन्नत करने का अवसर ढूंढेगा। नीरज मूल ली मंगटिंग चुपचाप पास खड़ा था। मैं पहले एक योजनाकार प्लानर था,
प्रकाश ने सच्चाई से जवाब दिया। योजनाकार। विशाल दंत ने सिर हिलाया, मुझे एक सहायक की जरूरत है, कैसा रहेगा अगर? विपणन विभाग को संयोग से एक योजनाकार की जरूरत है ना? प्रकाश, तुम विपणन विभाग में जाओ, नीरज अचानक बोल उठा, विशाल दंत के शब्दों को बीच में ही काटते हुए। जानबूझकर बुना गया जाल। नीरज भी लोगों को व्यवस्थित करते समय बहुत सतर्क था। इस परियोजना टीम में वर्तमान स्थिति उसके लिए अनुकूल थी और वह कोई भी अप्रत्याशित जटिलता नहीं चाहता था। प्रकाश जब तक उसकी अपनी न छोटी इगरानी में रहेगा तभी उसे शांति मिलेगी। विशाल दंत ने माथे पर शिकन डाली। वह जानता था कि नीरज क्या सोच रहा था। विपणन विभाग को अगर कर्मचारी चाहिए तो वे किसी और को भर्ती कर सकते हैं, क्या हमें? विशाल जी, नीरज धीमे से हंसा, विपणन विभाग ने एक या दो बार नहीं, कई बार लोगों को भर्ती करने के लिए कहा है, और आपने हमेशा कहा है कि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है और आपको बाहरी लोगों पर भी भरोसा नहीं है। क्या प्रकाश का आना सही समय नहीं है? उसे तो खुद शरद जी ने पेश किया है, क्या आपको उन पर भी भरोसा नहीं है? हमारी परियोजना उद्घाटन से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम अब और देरी करते हैं तो ये काम की प्रगति पर असर डालेगा और यह अच्छा नहीं होगा। नीरज की बातों ने विशाल दंत को कुछ देर के लिए अवाक कर दिया। प्रकाश, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मेरी ओर या विपणन विभाग में? विशाल दंत ने प्रकाश की ओर रुख किया। फंसना है या नहीं फंसना है? विशाल दंत प्रकाश की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। शरद जी के प्रिय व्यक्ति के अपने विचार होंगे। चुनौती स्वीकार। ठीक है, मैं विपणन विभाग में जाऊंगा, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। इस सीधे जवाब ने विशाल और नीरज दोनों को हैरान कर दिया। वह एक बहुत चुनौतीपूर्ण पद है। विशाल दंत खुद को याद दिलाने से नहीं रोक सका। मुझे चुनौती भरा काम पसंद है, प्रकाश ने कहा। प्रकाश को बेशक पता था कि विशाल दंत द्वारा व्यवस्थित किया गया पद निश्चित रूप से आरामदायक होगा, जबकि नीरज का योजनाकार का काम शायद मुश्किलों से भरा होगा। लेकिन प्रकाश को मुश्किलें चाहिए थीं। मुश्किलें चरित्र और परिपक्वता को मजबूत करती हैं। इसके अलावा वह रणनीतिक रूप से भी मुश्किलों की तलाश में था। जितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम कमल सिस्टम रेड लोटस के साथ स्को उतना ही ज़्यादा उसका उद्देश्य अंक अर्जित करना, रैंक में आगे बढ़ना था, कर्मचारी स्तर से प्रबंधक स्तर तक सीधे अध्यक्ष स्तर तक। ये सोचकर प्रकाश का खून खौल उठा। क्या वह मुश्किलों से डरता था? वह तो चाहता था कि कोई उसे काम में मुश्किलें दे। युवा, तुम ऊर्जा से भरे हो तो चलो योजनाकार ही सही। नीरज, विशाल दंत को चुप देखकर जोर से हंसा और सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जाओ, मेरे लिए उषा मूल वू क्यूयन को बुलाओ। उषा और प्रकाश। थोड़ी देर बाद कार्यालय का दरवाजा धकेलकर खोला गया। एक पेशेवर सूट में 30 साल के आसपास की और आकर्षक दिखने वाली एक महिला बड़े सम्मेलन कक्ष में जल्दी से आई। वह उषा, विपणन विभाग की प्रबंधक थी। नीरज जी, विशाल जी। उषा ने नीरज की ओर मुस्कुराया और विशाल दंत को सिर हिलाया। प्रकाश ने साफ देखा। नीरज की ओर मुस्कुराते समय इस महिला की आंखों में एक ध्यान देने योग्य कोमल और नटखट भाव था। नीरज सतह पर संयमित और उदासीन दिखा। इन दोनों का रिश्ता केवल काम का नहीं है, प्रकाश ने मन ही मन सोचा। ये प्रकाश है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे शरद जी आपके विभाग में योजनाकार के रूप में काम करने के लिए लाए हैं। सुनिश्चित करें कि उसके लिए चीज़ों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। नीरज ने उषा से कहा। शरद जी द्वारा लाया गया कोई व्यक्ति जिसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। उषा जानबूझकर मुस्कुराए और प्रकाश को आंका। उषा मैनेजर, नमस्ते। दोनों ने एक दूसरे का सरल अभिवादन किया। ठीक है, इसे अपने साथ ले जाओ और जल्द से जल्द काम शुरू कर दो, नीरज ने कहा। प्रकाश, अगर तुम्हें योजना विभाग में कोई समस्या आती है तो बेझिझक नेताओं से सलाह लो या तुम मुझे ढूंढ सकते हो, विशाल दंत ने सलाह दी और विशेष रूप से उषा की ओर देखा। इन शब्दों का अर्थ उषा के लिए ज्यादा था। मैं देख रहा हूं, तुम इस व्यक्ति के साथ ज्यादा आगे मत जाना। यह विशाल दंत का निहित अर्थ था। उषा ने उदासीनता से मुस्कुराया और प्रकाश की ओर मुड़ी। चलो, मैं तुम्हें विभाग से परिचित कराती हूँ। बोलने के बाद उसने विशाल और नीरज को सिर हिलाया, बड़े सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गई और प्रकाश उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों को जाते देखकर विशाल दंत कुछ चिंतित था। नीरज बेफिक्र दिख रहा था, टहलते हुए दूर चला गया। विभाग का पहला दिन।
प्रकाश और उषा गलियारे में चलते रहे, यहाँ वहाँ मुड़ते रहे, और कुछ देर बाद वे एक कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, विपणन विभाग। यही जगह है। उषा ने अपनी ठुड्डी से इशारा किया और दरवाज़ा खोल दिया। प्रकाश के कमरे में घुसने पर उसे एहसास हुआ कि उषा के अलावा विभाग में 3 और लोग थे। एक नया व्यक्ति आया है, सब लोग अपने वर्तमान काम को थोड़ी देर के लिए रोको। उषा ने ताली बजाई। ये हमारे विभाग का नया साथी प्रकाश है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जिक्र विशाल जी ने किया था। उषा ने अनौपचारिक रूप से तीनों की ओर इशारा किया, विनय, सुनील, पलक, मूल, येजी। एक योजनाकार, एक सामग्री लेखक और एक डिजाइनर, एक दूसरे को जान लो। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए तीनों व्यक्तियों को आंका। विनय अधेड़ उम्र का था, एक स्थिर मुस्कान थी जिसमें चालाकी की एक झलक थी। सुनील प्रकाश से बड़ा दिखता था, एक संस्कारी रूप और चश्मा पहने हुए, एक सौम्य चेहरा था लेकिन डर से रंगा हुआ था। पलक प्रकाश से छोटी दिखती थी, एक साधारण दिखने वाली लड़की थी लेकिन एक निश्चित जीवंतता बिखेर रही थी, और जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर प्यारे डिंपल पड़ते थे। समूह ने अभिवादन का आदान प्रदान किया। विनय और सुनील की मुस्कान में एक दूरी थी, लेकिन प्रकाश पर पलक की नज़र चमकीली और थोड़ी शर्मीली थी। युवा लड़की स्पष्ट रूप से मोहित थी। प्रकाश वास्तव में बहुत ऊर्जावान था, खासकर भावी अध्यक्ष का लेबल मिलने के बाद उसके पूरे व्यवहार से एक अद्वितीय आत्मविश्वास झलक रहा था, एक अत्यधिक आकर्षक आभा। असंभव लक्ष्य। प्रकाश, वह जगह लो। उषा ने जगह की ओर इशारा किया, फिर अपनी मेज से दस्तावेजों का एक मोटा ढेर उठाया और उसे सौंप दिया। परियोजना आधिकारिक तौर पर 3 महीने में शुरू होगी। ये वह जानकारी है जिसे हमें एकत्रित, व्यवस्थित और सत्यापित करना है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन खोजना होगा, और तुम इसे करोगे। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दे रही हूँ, उषा ने प्रकाश से कहा, उसके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो तुम हमें रोकोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश ने सामग्री के ढेर को सहलाया, लगभग 30 पृष्ठ मोटे थे जिसमें व्यापक सामग्री थी। याद रखना, मुझे सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी चाहिए, उषा ने जोर दिया। विनय और सुनील ने नज़रें मिलाईं, कुछ हैरान थे। वह सामग्री मूल रूप से उनके विभाग में सभी के साथ, एक आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मिलकर संभालने की योजना थी, और वे ये सब एक व्यक्ति को दे रहे थे, और केवल 1 सप्ताह दे रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? उषा, मैनेजर, प्रकाश अभी अभी आया है, इतने काम के साथ क्या ये? उद्धरण चिन्ह। पलक खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। जो तुम्हें चिंतित नहीं करता, उसकी चिंता मत करो, उषा ने पलक को एक ठंडी नज़र दी। बेशक, वह जानती थी कि यह असंभव था, वह बस प्रकाश के लिए चीज़ों को मुश्किल बना रही थी। 1 सप्ताह। प्रकाश ने दस्तावेजों को धीरे से थपथपाया और अचानक मुस्कुराया, जानकारी ढूंढने में मैं माहिर हूँ।